Hello dear students, welcome to concept point. Today I am going to discuss determinant. डिटरमिनेंट आखिर होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो देखो, डिटरमिनेंट की अगर बात किया जाएगा तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना होता है। मतलब कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसे रिलेट किया जा सकता है किसी एक नंबर या तो किसी एक फंक्शन से, उसी को लिया जाता है डिटरमिनेंट। एवरी a square matrix can be related by a number or a function which is called its determinant। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे किसी न किसी नंबर से रिलेट किया जा सकता है और जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखा जाए है ना, फॉर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स अगर बात किया जाएगा, फॉर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स अगर सेकेंड ऑर्डर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए में लिख देता हूं 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका हमको चाहिए डिटरमिनेंट। जैसे ही डिटरमिनेंट चाहिए तब आप लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पैरेलल ब्रैकेट हो जाएगा 1 2 3 4 लिखाएगा। ठीक है ना, पैरेलल ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखो, जिसका डिटरमिनेंट चाहिए तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो यानी कि 1 इंटू 4 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाए 2 इंटू 3 यानी कि ओवरऑल 4 माइनस 6 वैल्यू कितना आ गया -2। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का, अगर सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लिखा जाता है। ठीक है, चलिए यही अगर बात किया जाता थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के बारे में तो उसका कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता। जैसे देखो, अगर मैं लिख देता हूं एक मैट्रिक्स ए, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट अगर लिखा जाता तो उसका थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 2 1 3। चलिए, अब इसका हमको डिटरमिनेंट चाहिए था, है ना, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात, इसके लिए आपको साइन स्कीम याद होना चाहिए। साइन स्कीम क्या कहता है कि चारों कोना पे प्लस डालना है, बीच में प्लस, अब बाकी सब जगह पे क्या डाल देना है, माइनस लिख देना है। ठीक है ना, अब इसका हमको डिटरमिनेंट चाहिए तो साइन स्कीम का दिमाग में रखते हुए, जैसे अब देखो इस मैट्रिक्स का, मतलब कि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 6 तरीका से फाइंड आउट किया जा सकता है, 3 रो वाइज और 3 कॉलम वाइज। आंसर विल बी सेम। ठीक है ना, जैसे देखिए अलोंग R1 अगर मैं बात करूं तो अलोंग R1, है ना, R1 के लॉन्ग में एक्सपेंशन करने के लिए सिखाता हूं। ठीक है, चलिए तो कैसे क्या किया जाएगा, तब आप लिखोगे यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले आप लिख दो 1 लिखोगे तो क्या होगा, ये ढक गया और ये ढक गया। एक्चुअली में 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा +1 से, तो 1 इंटू +1 दैट इज प्लस, इसलिए प्लस ही रह जाएगा। फिर देखो 5 इंटू 3 15 माइनस 6, और देखो 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस से, तो -2 इंटू ये ढका तो लिखा जा सकता है 12 -12। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देना आपको +3, क्यों, 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है प्लस से, यानी कि +3 इंटू, चलो आप यहाँ से लिख सकते हो 4 माइनस, और यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 10, 4 माइनस 10, मतलब ओवरऑल यहां से अगर बात किया जाएगा तो लिख सकते हो आप 1 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू हो गया आपका -6, मतलब ओवरऑल आ गया 9 माइनस 18 का वैल्यू आ गया आपका -9। ये हो गया अलोंग R1। अलोंग R2 भी एक्सपेंशन किया जा सकता है, अलोंग C1, अलोंग C2, अलोंग C3, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है ना, कहीं से भी एक्सपेंशन करोगे आंसर विल बी सेम। जैसे देखो, मैं एक बार और एक्सपेंड करके बता देता हूं, अलोंग C3 कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंशन करने के लिए सीखा जाए। ठीक है, तो कॉलम 3 के अलोंग कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, तो साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, यानी इस कोना में प्लस, यानी कि जैसे ही लिखोगे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 लिखोगे तो पहला रो पहला कॉलम ढक गया, यानी कि 4 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 4 माइनस 10, 4 माइनस कितना हो जाएगा 10, देखो 4 माइनस 10, फिर देखो माइनस है तो इसलिए -6, तो -6 लिखा जाएगा। जैसे ही 6, तो यानी कि कॉलम 3 और रो 2 ढक जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इंटू 1 और यहां से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद फिर लिखोगे आप +3 जैसे ही लिखोगे तो क्या होगा, ये ढका और ये ढका, यानी कि 5 माइनस 8 आ गया। मतलब ओवरऑल यहां से कहा जा सकता है 3 इंटू आ गया आपका -6,
अब -6 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से -3 और फिर +3 इंटू -3, मतलब ओवरऑल यहाँ से आ गया आपका -18 +18 -9, ये दोनों कट गया, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया -9। यानी कि कहीं से भी आप एक्सपेंशन कर लो, along R1 along R2 along R3 और along C1 C2 C3, कहीं से भी एक्सपेंशन किया जाएगा तो आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कहां से एक्सपेंड करना चाहिए, तो एक्सपेंड उसी के लॉन्ग करना चाहिए जिसके लॉन्ग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा, मतलब किसी एक रो में जिस भी रो या तो जिस भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा उसी के लॉन्ग एक्सपेंशन करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन देखा जाएगा जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा उसी के लॉन्ग एक्सपेंशन कर देना है, ठीक है। चलिए ये था डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका। उसके बाद देखा जाए properties of determinant, properties of determinant। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो देखिएगा देखा जाए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो देखा जाए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं डिटर्मिनेंट का, उसके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होता है, ठीक है ना। द डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब शॉर्टकट से लिखा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगर मान लिया जाए पॉइंट नंबर 2, मतलब कि दूसरा प्रॉपर्टी अगर बात किया जाएगा तो अगर किसी भी एक रो या तो किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट्स अगर 0 होगा तो वैल्यू 0 लिखा जाता है। मतलब एग्जांपल लिखा जाए 0 0 0 1 2 3 4 5 6, इसका वैल्यू कितना लिखा जाएगा 0। if all the element of any row or any column of determinant is 0 then its value will be 0। if all the row और मतलब एक रो या तो किसी भी एक कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू लिखा जाता है 0। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि दो रो या तो दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो फिर से वैल्यू 0 होता है ना। इफ एनी टू रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, if any two row or column of a matrix are equal then its determinant will be 0, ठीक है ना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे 1 2 1 3 4, यहाँ पे 1 3 4 5 6 8, अब देखो इसका एक्सपेंशन नहीं करना, डायरेक्ट 0 लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए वैल्यू हो गया 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि अगर दो रो या तो दो कॉलम एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है तभी वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। मतलब प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, अगर ऐसा होगा तो वैल्यू 0 होगा। जैसे देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए बी सी, यहाँ लिख दिया जाए लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, और यहाँ लिख दिया जाए ई एफ कुछ भी सी लिख दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना लिखा जाएगा 0। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें का कॉलम 1 और कॉलम 2 एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, इसलिए वैल्यू हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कि किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डिटर्मिनेंट उतना ही टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है ना। इफ बी मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बाय ए कांस्टेंट देन इट्स डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। जैसे देखो अगर मैं बात करूं यहां से लिख दिया जाता a1 b1 c1 a2 b2 c2 और यहां से लिख दो आप a3 b3 c3, ठीक है। और यदि ऐसा होता कि इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं सपोज कर लूं कि डेल्टा आ रहा है, ठीक है ना, सपोज कर ले इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा आ रहा है और इसमें अगर कोई ऐसा परफॉर्म कर देता कि r1 इज चेंज बाय k r3, मतलब जैसे ही आप r1 इज चेंज बाय k r1
मतलब R1 में आप K से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब रो 1 में K से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा जाएगा KA1 KA2 KA3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अब क्या फर्क पड़ेगा, पहले जो डिटरमिनेंट आ रहा था उससे K टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होता कि यहां से A से मल्टीप्लाई, यहां B, यहां से C से अगर मल्टीप्लाई होता, यदि R1 को चेंज कर दिया जाता A R1, R2 को चेंज कर देते आप B R2 से, और R3 को अगर चेंज कर देते आप C R3 से, तो इससे फर्क क्या पड़ता कि अब जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा कि न्यू डिटरमिनेंट जो लिखा जाएगा वो ABC टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा, ABC टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा। मतलब किसी कांस्टेंट में किसी एक रो या तो एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे चल करके। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई, जैसे देखो हम लोग पढ़े थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू ए मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू ए मैट्रिक्स। जैसे देखो कोई अगर मैट्रिक्स होता, अगर यहां लिखा था A B C D E F C B A लिखा हो रहता, ठीक है, और अगर मान लीजिए आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करना चाहते लैम्डा A, तो लैम्डा A का वैल्यू क्या लिखा जाता, A लैम्डा प्लस B लैम्डा प्लस C लैम्डा, और यहां पे लिख देते आप D लैम्डा प्लस E लैम्डा प्लस F लैम्डा C लैम्डा प्लस B लैम्डा प्लस के लिखा जाता आपका A लैम्डा लिखा जाता। ठीक है, चलिए अगर सपोज कर लिया जाए कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो ओरिजिनल का डिटरमिनेंट डेल्टा आ रहा था। ठीक है, पहले का डिटरमिनेंट कितना आ रहा था, डेल्टा। अब चलो देखो, अब R1 में मल्टीप्लाई हो लैम्डा से, इसमें भी मल्टीप्लाई हो लैम्डा से, इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई हुआ, लैम्डा से, यानी कि अब जो नया लैम्डा A का जो डिटरमिनेंट लिखाएगा वो लैम्डा क्यू टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब लैम्डा क्यू इंटू डेल्टा लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब यही फर्क पड़ता है ये मैट्रिक्स में और इसमें कि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते थे किसी एक रो या तो एक कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी कांस्टेंट से किसी एक रो या तो एक कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट में अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही टाइम्स वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एन ऑर्डर होता, अगर देखो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है तो लैम्डा के पावर कितना लिखा गया, 3। अगर एन ऑर्डर होता तब क्या लिखा जाता, लैम्डा के पावर एन इंटू डेल्टा लिखाता। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी, प्रॉपर्टी नंबर 6 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी, मतलब दो गो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकालो, या तो एक बच्चा क्या करेगा, चालाकी से क्या करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B कर देगा। ठीक है ना, तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आई थिंक बहुत टिपिकल हो जाएगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है ना, जैसे देखो अगर मैं बात करूं, अगर यही रहता है यहाँ पे A B C रहता, तब डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ लिखाता C आपका, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C। मतलब अगर ऐसा रहता डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर n, अगर 4 टाइम्स रहता तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A 4 बार बाहर लिखाता। मतलब इससे आप लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट ऑफ A कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है ना, एक ही चीज लिखाएगा, मतलब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना कि डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर n का वैल्यू जब चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए प्रॉपर्टी नंबर 7th प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे देखो एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट जो है वो 4 आ रहा है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और यदि ऐसा किया जाता कि आप क्या करते हैं, जैसे मैं पढ़ाया था कि अगर मान लिया जाए कि 3 से मल्टीप्लाई आप कर देते, 3A का डिटरमिनेंट चाहिए, ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है वो 3/3 है ना, मैट्रिक्स A जो है वो आपका Aij 3/3 है। ठीक है, तो 3A मतलब 3A का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो लिखा सकते हो आप 3 के पावर 3 इंटू 4, मतलब लिखा जा सकता है 27 इंटू 4, मतलब कितना आ गया, 108 आ गया।
इसलिए डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका 108 लिखा जा सकता है, ठीक है। या तो फिर अगर मान लीजिए ऐसा होता कि 2a का डिटरमिनेंट पूछ देते, तब क्या लिख देते, 2 के पावर 3 इंटू पहले वाला 4, यानी कितना आ गया 8 इंटू 4, यानी कितना लिखा जा सकता है बोलिएगा 32 आ जाता, ठीक है ना। यही फर्क पड़ता है। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखा जाए है ना प्रॉपर्टी नंबर 6, आई थिंक सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान ले जाए कुछ ऐसा होता है कि दो गो रो या तो दो गो कॉलम को इंटरचेंज किया जाएगा तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ऐसा हो जाता कि अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और यहाँ पे लिखा जाता C3, और अगर मान लीजिए दो गो रो या तो दो गो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, यानी कि R1 इज चेंज्ड बाय R2, R2 इज चेंज्ड बाय R1, जब ऐसा होता तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 और लिखा जा सकता है C3। अगर इसका वैल्यू पहले डेल्टा आ रहा था तभी भी कितना आएगा, डेल्टा आएगा। कोई भी दो रो या तो दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाएगा तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैल्यू वही रह जाता है, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता, इसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है, कि प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या कहता है कि किसी भी एक रो या तो एक कॉलम में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे किसी दूसरे रो या तो दूसरे कॉलम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो आप अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता कि अगर मान लिया लिखा हो रहता है यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 रहता, ठीक है। और अगर यदि मान लिया जाए कि आपको मन करता कि नहीं R1 को चेंज करना है R1 प्लस लैम्डा R3 से, कोई बात नहीं है, वैल्यू अभी भी सेम रहेगा लेकिन ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। मतलब R1 को आप नहीं चेंज करोगे तो R1 एज इट इज रहेगा, R1 एज इट इज रहेगा, R1 मतलब A1 एज इट इज रह गया, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा R3 में, मतलब लैम्डा A3 प्लस B1 प्लस लिखा जा सकता है लैम्डा B3 C1 प्लस लैम्डा C3, और यहां से लिख दो आप A2 B2 C2 और यहां से लिख दो आप A3 B3 और यहां से लिख दिया जाए आपका C3 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर कोई भी एक रो या तो एक कॉलम, कोई भी एक रो या तो एक कॉलम सम ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स लिखा जा सकता है तो डिटरमिनेंट भी उतना ही में ब्रेक कर जाएगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया ऐसा रहता कि A1 प्लस लैम्डा A, ठीक है, फिर लिख देता मैं A2 प्लस लैम्डा B लिख देता है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहां से अगर लिख देता A3 प्लस लैम्डा C, ठीक है, तो डिटरमिनेंट भी 2 या 2 से अधिक में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अब मैं लेता हूं A2, यहां पे लिख दिया जाए A2 और यहां पे लिख दिया जाए आपका A3, एक मिनट, ठीक है, यहां पे लिख दो आप A1 B1 और यहां पे लिख दिया जाए आपका C1, फिर यहां से लिख दिया जाए आपका, लिख दिया जाए यहां से A2 B2 और यहां से C2, फिर यहां लिख दिया जाए आपका A3 B3 और लिख दिया जाए C3। तो डिटरमिनेंट भी 2 में ब्रेक कर जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉलम रो 1 का एलिमेंट जो है वो सम ऑफ 2 मोर देन 2 एलिमेंट्स है, इसलिए डिटरमिनेंट भी जो 2 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लिखा जा सकता है यहां से A B C, यहां से लिख सकते हो आप A2 B2 C2 और यहां से लिखा जा सकता है A3 B3 C3 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पॉइंट बी नोटेड, अगर कोई भी एक रो या तो एक कॉलम सम ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स लिखाएगा तो डिटरमिनेंट उतना ही में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 9th। नाइन्थ प्रॉपर्टी देखा जाए। 9th प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कि कुछ ऐसा होगा कि अगर आपको चाहिए A इनवर्स का डिटरमिनेंट, यदि आपको चाहिए A इनवर्स का डिटरमिनेंट, ठीक है,
तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू लिखा जाता है 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए। डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो कि डिटर्मिनांट में अप्लाई होता है, और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात किया जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मिल जाता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाता है, जैसे देखो मैं लिख देता हूं पे, यहां लिखा जाए A0 0, फिर लिख दिया यहाँ पे 0B0, फिर लिख दिया यहाँ पे 0 0C, ठीक है ना। तो ये इसका वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, तो डायगोनल को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ABC, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट AB इंटू B इंटू C लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। ये अगर रहता अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ऐसा रहता आपका लिखा रहता 0 है ना, सॉरी यहाँ पे लिखा रहता A0 0 और लिखा रहता है यहाँ पे C1 0, सॉरी यहाँ पे लिखा रहता B, यहाँ पे रहता 0, फिर यहाँ पे रहता C2 C3 और यहाँ पे रहता आपका C रहता। इसका भी जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या लिखा जाएगा, A इंटू B इंटू C लिखा जाएगा, A इंटू B इंटू C लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हो गया वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, ये था कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो कि इस चैप्टर में अप्लाई होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इस चैप्टर का उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये सब फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए कि माइनर क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात देखा जाए माइनर कोफैक्टर, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो माइनर, सबसे पहली बात देखा जाए कि माइनर क्या होता है। माइनर मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को सप्रेस कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं माइनर बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए कोई मैट्रिक्स ए अगर लिख दिया जाता है 1 2 3 4 और इसका चाहिए आपको माइनर, माइनर को लिखा जाता है AMIJ से, माइनर को लिखा जाता है AMIJ से। The minor of a matrix is given by suppressing corresponding row and corresponding column of a matrix, मतलब corresponding row या तो corresponding column को हम क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। जैसे देखो अगर बात करूं यहाँ पर लिखा रहता है यहाँ पे है ना, माइनर निकालना रहता है M11, जैसे ही M11 लिखोगे तो पहला रो पहला कॉलम ढक गया था, क्या बच गया आपका 4। फिर अगर चाहिए आपको M12, पहला रो दूसरा कॉलम ढक दो, पहला रो दूसरा कॉलम ढक गया तो क्या बच गया, 3 बच गया। उसके बाद फिर आप फाइंड आउट कर लो M21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम ढक गया तो क्या बच गया आपका 2। फिर फाइंड आउट कर लो M22, तो M दूसरा रो दूसरा कॉलम ढक गया तो क्या बच गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा माइनर। माइनर मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोग ढक देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अगर मान लीजिए यही पूछा जाता थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए पूछा जाता आपसे माइनर, तब आप कैसे फाइंड आउट करते। जैसे एक मैट्रिक्स ए मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 1 2 1, ठीक है ना। अब इसका चाहिए हम लोग को माइनर, तो माइनर कैसे लिखा जाता है, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को ढका जाता है, ठीक है ना। चलिए तो माइनर कैसे आप निकालोगे, तो जैसे आपको चाहिए M11, तो M11 कैसे लिखा जाएगा 1 1, जैसे ही लिखा गया तो पहला रो पहला कॉलम ढक गया, तो पहला रो पहला कॉलम ढक गया मतलब 1 4 1 और 1 2 3 आप इस तरह से ढक लो तो क्या बचा हुआ है 5 इंटू 1, वैल्यू आ गया 5 माइनस 12 यानी कि -7, ठीक है। इन द सेम वे आप लिख दो आप M12 1 2 जब लिखा जाएगा तो पहला रो और दूसरा कॉलम ढक जाएगा। 1 2 का मतलब क्या हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम ढक जाएगा। तो देखो पहला रो दूसरा कॉलम ढक गया तो 4 इंटू 1 4 है ना, माइनस लिख सकते हैं आप 6 यानी कितना आ गया -2, ठीक है। उसके बाद आप फाइंड आउट कर लो M13 तो 1 3 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो पहला रो तीसरा कॉलम ढक जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम ढक गया यानी क्या लिखा आएगा 8 माइनस 5 यानी कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद फिर देखा जाए अब आप फाइंड आउट करना है आपको M21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम ढक जाएगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम ढक गया मतलब 2 इंटू 1 2 माइनस 6 यानी कि वैल्यू कितना आ गया आपका -4 आ गया। उसके बाद फिर चाहिए आपको M22, तो 22 का मतलब क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम ढक जाएगा तो 1 माइनस 3 कितना आ गया -2 आ गया। उसके बाद फिर
अगर आपको चाहिए M22 जैसे ही लिखा गया तो पहला रो और दूसरा रो और दूसरा कॉलम ढक दिया हम लोगों ने, तो 1 - 3। उसके बाद देखिए अगर आपको चाहिए M23 M23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम ढक देना है आपको, दूसरा रो तीसरा कॉलम ढक देना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम ढक देना है, मतलब कितना आ गया 2 - 2 यानी कि वैल्यू कितना आ गया 0। 2 - 2 कितना आ गया 0। उसके बाद फिर अगर आपको चाहिए M31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम ढक जाएगा, तीसरा रो पहला कॉलम को क्या करना है ढक देना है, ठीक है ना। तो देखो तीसरा रो यानी कि तीसरा रो पहला कॉलम ढक गया, यानी कि 6 - 12 - 15 वैल्यू कितना आ गया आपका -3 आ गया। उसके बाद फिर अगर चाहिए आपको M32 जैसा ही लिखा गया, तीसरा रो दूसरा कॉलम ढक जाएगा, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम को ढक दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम को ढक दो। 1 × 6 6 - 12 यानी कितना आ गया -6 आ गया। फिर आपको फाइंड आउट कर लेना M33 तो M33 मतलब क्या हो गया कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आप दोनों को ढक दो, तो वैल्यू कितना लिखा गया बताइएगा 1 - 5 यानी कितना आ गया -4 आ गया। तो माइनस तीसरा 5 - 8 5 माइनस क्या लिखाएगा 8 लिखाएगा, यानी कि 5 - 8 वैल्यू कितना आ गया आपका -3 आ गया। M33 का वैल्यू आ गया। इसके बाद देखिए यानी कि यहां पे लिखा जा सकता है आपका -3। अब देखो इसके बाद फिर आता है माइनर के बाद एक वर्ड आता है एडजॉइंट, माइनर के बाद क्या वर्ड आता है एक एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है चलिए देखिए इधर, तो एडजॉइंट ये था माइनर का कहानी, इधर जो देख रहे हैं आप माइनर का कहानी है। इसके बाद देखिएगा एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट चाहिए तो माइनर विथ प्रॉपर साइन, माइनर विथ प्रॉपर साइन, माइनर विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। मतलब माइनर विथ प्रॉपर साइन को बोला जाता है एडजॉइंट, मतलब और एडजॉइंट को लिखा जाता है आपका एडीजे, एडीजे। और एडीजे मतलब आप निकालोगे यहां से A11, तो ए एक्चुअली में एक फॉर्मूला लिखा जाता है कि एडजॉइंट जब भी निकालना होगा ए आई जे इजकल टू लिखा जाता है -1 के पावर i + j इनटू लिखा जाता है आपका mi_j। मतलब जहां पर भी mi_j है ना i + j, जहां पर जोड़ने के बाद ऑड नंबर है वहां पे साइन चेंज कर देना है माइनर का, जहां पर इवन आ रहा हूं साइन चेंज नहीं करना है। जैसे देखो अगर मैं बात करूं यहां से, अगर आपको फाइंड आउट करना है A11 तो 1 + 1 ऑड है कि इवन है, इवन नंबर है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, तो 4 के 4 ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चाहिए आपको A12 1 + 2 3 आ गया, 3 है आ गया, तो ये 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर इसलिए साइन चेंज कर देना है। देखो +3 था तो -3 वहां पे लिखाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए A21 तो 21 मतलब दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करने के बाद कैसा नंबर है ऑड, इसलिए क्या लिखाएगा -2। A22 यानी कि कैसा नंबर आ गया इवन, इवन नंबर अगर तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड नंबर आया तो साइन चेंज कर देना है, ठीक है ना। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या होता है ये कोफैक्टर ना होता, क्या होता कोफैक्टर लिखा था। कहां घूम रहा था सुन रहे खुश रहो, कहां घूम रहा है राजी के पार्टी कर रहा है, अतः हमारा ना खिलाएगा तेरी के। ये हिमांशु का घर है और यहाँ पे पार्टी हो रहा है। ए काची बोल रहे थे रे कोफैक्टर ना रे, इसके बाद देखिएगा कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर को लिखा जाता है
माइनर विथ प्रॉपर साइन। कोफैक्टर मतलब क्या होता है, माइनर विथ प्रॉपर साइन, माइनर विथ प्रॉपर साइन को बोला जाता है कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे लिखा जाता है, तो देखो कोफैक्टर लिखने का एक फॉर्मूला होता है, ए आई जे इक्वल टू लिखा जाता है -1 के पावर आई प्लस जे, -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे लिखा जाता है। ए आई जे इज इक्वल टू है ना -1 के पावर आई प्लस जे इंटू लिखा जाता है आपका एम आई जे लिखा जाता है। जैसे देखिए अगर आपको चाहिए यहां से A11 तो मतलब कि आप दोनों को ऐड करो, जहां पर भी ऐड करने के बाद 1 को ऐड करो, इवन नंबर अगर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है इसलिए +4 लिखाएगा। 1 2 अगर आपको चाहिए 1 2 तो 1 2 देखो साइन चेंज इसका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 + 2 ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर आएगा तो साइन चेंज, तो -3। फिर आपको चाहिए A21 तो 2 और 1 ऑड नंबर है जोड़ा जाएगा तो -2। फिर आपको चाहिए A22 तो कितना लिखा जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए ए अगर बात किया जाता है थर्ड ऑर्डर वाला में तब आप फिर से वही सेम वर्क करोगे, जहां पे भी जोड़ने के बाद ऑड नंबर आ रहा है वहां पे साइन चेंज कर देना है, और जहां पर ऑड नंबर नहीं आ रहा वहां पे साइन चेंज नहीं होगा। जैसे देखो अगर मान लिया चाहिए आपको A11, अब ऑड है कि इवन है, इवन नंबर है तो इवन नंबर आ रहा है 1 + 1 इवन नंबर आया तो साइन चेंज नहीं होगा, -7 एज इट इज रह जाएगा। ये अगर 1 2 चाहिए तो 1 + 2 3 आ गया, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, यानी कि आप लिखाएगा +2। फिर अगर चाहिए आपको A13 1 + 3 4 आया, 4 ऑड नंबर है इवन नंबर इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपको चाहिए यहां से अगर आपको चाहिए A21 तो 21 ऑड नंबर है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, +4। A22 इवन नंबर इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, A23 ऑड नंबर इसलिए साइन चेंज यानी कि 0 का साइन चेंज करने से फायदा है ही नहीं। उसके बाद फिर देखिएगा इसके बाद देखिएगा A31 ऑड नंबर इवन नंबर है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, A32 ऑड नंबर है साइन चेंज हो जाएगा यानी कि +6। A33 आपका इवन नंबर इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, -3 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका माइनर कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर का कहानी। उसके बाद फिर आता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, तो देखो इन सबको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता था, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं पहले बात करूं सेकेंड ऑर्डर के बारे में, ठीक है, तो कोफैक्टर, ये कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर तक चली हुई गया। उसके बाद देखिए एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एडजॉइंट बोला जाता है, ठीक है। एडजॉइंट बोला जाता है मतलब आप लिख सकते हो यहां से एडजॉइंट को शॉर्टकट में लिखा जाता है एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू लिखा जाता है आपका कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चलो तो इससे पहले आप मैट्रिक्स बना लो, तो क्या लिखा जा सकता है ऐसे 4A11, फिर आप लिख दो A12, 12 कितना हो गया -3, 21 कितना हो गया -2, फिर 22 कितना हो गया 1 का ट्रांसपोज लिया जाए। जब आप ट्रांसपोज लोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, लिखा जा सकता है 4 -3 -2 1, ये हो गया आपका एडजॉइंट आ गया, ठीक है ना। देखो यहां से एक शॉर्टकट तरीका आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, कि अगर सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट मिल जाता है, सेकेंड ऑर्डर अगर मैट्रिक्स मिल जाता है तो एडजॉइंट डायरेक्ट लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, तो डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ दिस इज वैलिड ओनली फॉर द सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। किसके लिए वैलिड है, सेकेंड ऑर्डर के लिए वैलिड है, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो देखो एक्चुअली में जो क्वेश्चन थे इसमें देखा जाए, देखो 4 यहां है, 4 देखो यहां पर लिखा गया है, ठीक है। यहां देखो क्या लिखा गया है 1, मतलब कि 1 और 4 का पोजीशन चेंज हो गया, 1 और 4 का पोजीशन क्या हो गया चेंज। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहां से 1 1 और यहां से अगर मान ले किसी भी अगर मैट्रिक्स का अगर निकालना होगा एडजॉइंट, सपोज कर लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, अगर लिखा गया यहाँ पे A1 B1 C1 D1 लिखा गया है, ठीक है।
इसका अगर एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता तरीका, पहले माइनर निकाला जाता, फिर हम लोग क्या निकालते कोफैक्टर, तब फिर ट्रांसपोज लेते, तब फिर जाके क्या निकलता आपका एडजॉइंट निकलता, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, डायरेक्ट एडजॉइंट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाता है यहां से, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या कि इंटरचेंज कर दो, D1 यहां लिख दो और A1 यहां लिख दो, मतलब डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर लेना है इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देना है, नॉन डायगोनल का क्या करना है साइन चेंज, यानी कि -B1 और यहां से क्या लिख दो आप -C1 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स मिल जाता है उसका आपको चाहिए एडजॉइंट, अगर चाहिए तो डायरेक्ट लिख सकते हो, डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है, डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता यहां से लिख देता हूं है ना, a इक्वल टू लिख दिया जाए 1 - 3 4 - 2, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए आपको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखा जा सकता है, आप क्या करोगे इंटरचेंज करोगे, तो इंटरचेंज किया जाए -2, यहां पे क्या लिखाएगा 1 और यहां पर साइन चेंज यानी कि -3 तो +3, यहां पे लिख दोगे आप -4, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा आइए अगर बात किया जाता है थर्ड ऑर्डर वाला में, ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर वाला में कैसे किया जाएगा, तो देखो तो थर्ड ऑर्डर वाला में सेम वर्क किया जाए, पहले तो लिखा जाए कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया जाएगा, मतलब अगर आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू लिखोगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चलो तो लिखो आप, यहां से क्या आया था A11 का वैल्यू देख रहे हो आप -7 है, फिर कितना आया था 2 और कितना था आपका 3, ठीक है, -7 2 3, फिर क्या लिख दोगे आप 4 -2 और कितना आया था 0, फिर देखो आप तो यहां पे कितना लिखा गया है -3 6 -3, -3 6 -3 का ट्रांसपोज लिया जाए, मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है यहां से -7 2 3 4 -2 0 -3 6 -3, यही हो गया इसका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एडजॉइंट फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि कुछ नहीं करना, पहले तो आपको एडजॉइंट अगर चाहिए एग्जाम में अगर एडजॉइंट पूछा जाता है तो पहले माइनर निकाल जाएगा, माइनर के बाद क्या निकलेगा कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद क्या निकलेगा एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एक शॉर्टकट तरीका भी होता है तो उसका डिस्कशन में अगले दिन देखा जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट कोई दूसरे वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये था एडजॉइंट। उसके बाद देखो इस चैप्टर में पढ़ना होता है इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो इनवर्स तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी पढ़े थे कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, जो कि 3 ऑपरेशंस पढ़ाया गया था वहां से मैट्रिक्स में फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन यहां से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिएगा तो इनवर्स कैसे लिखा जाता है, ए इनवर्स इक्वल टू लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, adjoint of a divided by determinant of a inverse exists, a inverse exists if determinant of a not equal to 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड आउट नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है उसे बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ओनली एग्जिस्ट फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको चाहिए था एक मैट्रिक्स मैं देता हूं, इसका चाहिए था इनवर्स, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, जैसे अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे a इक्वल टू लिख दिया जाए 1 2 3 4, चलिए यहाँ पे यहाँ -3 यहाँ पे -4 आप कर दो। चलो आपको चाहिए इसका इनवर्स, तो पहले आप क्या करोगे, पहले निकाला जाएगा डिटर्मिनेंट, पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां से -4 -6, यानी कितना आ गया आपका -10 आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया आपका -10। उसके बाद फिर क्या आप करोगे, उसके बाद फिर निकाला जाएगा
एडजॉइंट, तो निकाल लो आप एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अभी मैं बताया था कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा -4, यहाँ लिख दोगे 1 2 और यहाँ पे लिखा जाएगा 3, यानी कि लिखा जा सकता है ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, -4 2 3 1 को डिवाइड कर दो कितना से, -10 से। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है -4/10, 2/-10, 3/10 और लिखा जा सकता है -1/10। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, मैट्रिक्स में यही अप्लाई कर देना है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर वाला भाई ऐसे ही निकलेगा, थर्ड ऑर्डर वाला भी ऐसे ही इन द सेम वे से भी निकलेगा, थर्ड ऑर्डर वाला भी। उसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है अपने घर पर बैठ कर करके। उसके बाद देखा जाए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। चलिए देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस अगर आएगा बोर्ड में तो 5 मार्क्स में आएगा, नहीं तो पूछेगा भी नहीं। ठीक है ना, 5 मार्क्स के लायक ये जो बताने जा रहा हूं अभी जो। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है ना, मतलब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है दम नहीं लेकिन लेंदी है। ये देखो, दो इक्वेशन में लिख देता हूं, उसे सोल्व करना है। 2x + 3y लिखा हुआ है 5, और मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं, लिख दिया जाए यहाँ पे x - 3x - y लिख दिया जाए 2। अब इन दोनों का इक्वेशन को हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे, तो देखो बाय मैट्रिक्स मेथड, तो कैसे सोल्व किया जाएगा। तो पहले हम लोग बनाएंगे 3 मैट्रिक्स। तो कैपिटल एक्स जो वेरिएबल होता है उसे बोला जाता है, तो x, y लिख दो आप। कैपिटल एक्स मतलब कौन हो गया, जो भी वेरिएबल है उसे बोला जाता है कैपिटल एक्स, मतलब x, y। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। तो 2 3 3 और क्या लिख दोगे आप, -1। उसके बाद मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी क्या कहलाता है, जो कांस्टेंट लिखा गया है, यानी कि 5 और क्या लिखोगे आप, 2। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अगर मान लिया जाए आपको चाहिए x, तब x इक्वल टू लिखा जाता है a इनवर्स ऑफ b, x इक्वल टू लिखा जाता है a इनवर्स ऑफ b। मतलब अब a इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है ना, तो पहले a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बात किया जाए। ठीक है, तो फॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, जब कभी भी रहेगा तो x इक्वल टू लिखा जाएगा a इनवर्स ऑफ b। तो फॉर a इनवर्स, अब यहां से झंझट किया जाए a इनवर्स के लिए, तो फॉर a इनवर्स पहले निकाला जाएगा डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप यहां से -2 -9, यानी कि वैल्यू कितना आ गया आपका, -11। -2 -9 कितना आ गया, -11। उसके बाद फिर आप निकालोगे यहां से एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ना, अभी बताया था मैं कि इंटरचेंज कर देना होता है, डायगोनल को इंटरचेंज, यानी कि -1 2, यहां साइन चेंज -3 -3। तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, -1 -3 2 डिवाइडेड बाई आपका लिख दोगे -11। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई हमने क्या कर लिया, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, यानी कि ए इनवर्स से हर एक एलिमेंट्स को डिवाइड -11 से डिवाइड किया जाए, तो आप लिख सकते हो 1/11, यहां से लिखा जा सकता है 3/11, यहां से लिखा जा सकता है 3/11, -2/11 लिखा जा सकता है। नाउ अब हम लोग यहां से रिलेशन को यूज किया जाए कि x इक्वल टू लिखा जाता है a इनवर्स ऑफ b, है ना, x इक्वल टू लिखा जाता है आपका a इनवर्स ऑफ b लिखा जाता है। मतलब आप यहां से लिख सकते हो x मतलब कौन हो गया, x बाई a इनवर्स कौन हो गया आपका, लिख सकते हो आप 1/11 3/11 और आगे आपका 3/11 -2/11 इंटू बी कौन था आपका, तो बी हो गया आपका
5 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या लिखा जा सकता है 5/11 और लिख सकते हैं यहां से 6/11 और यहां से लिखा जा सकता है 15/11 माइनस 4/11, मतलब ओवरऑल इसे सोल्व करोगे तो 1 1 और हम लोग यानी कि ओवरऑल यहां से आ गया x बाई इज इक्वल टू आ गया आपका 1 1। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सा इक्वल होता है, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्यूशन किया जाएगा। लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे x बाय z लिखा जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है, तो आई थिंक उसे आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद से हो सकता है। That's all for today. We will meet in the next video with the new chapter.